वेट, हाँ पेपर मिल गया मुझे, है ना? थैंक यू। नाइनटीन को जेई मेंस एंड 20th को हुआ है जे एडवांस, ऐसा ना? करें स्टार्ट जेई मेंस से? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, मतलब कोई बोल नहीं रहा है या फिर मुझे आवाज? Yes. ओके, ऑलराइट। से करते हैं शुरू। हम्म। चलिए 19th लाइन पेपर कौन सा था? वो वेव्स वाला था ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड ऑप्टिक्स था, इलेक्ट्रो था, ऐसा ही कुछ था क्या? कुछ फेस टेस्ट था क्या? फेस टेस्ट टाइप कुछ था क्या? नहीं सर, पुराने टॉपिक्स भी सारे आते हैं तो इसलिए वो सारा लिखा होता है। अच्छा, मेजरली किस पे था? वही इलेक्ट्रो पे? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म पे, ठीक है। चलिए, हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर, जेई मेंस 19th दिसंबर वाला पेपर की बात कर रहे हैं। पेपर ओपन कर लो यार। Sir 34.
सॉरी, आपने इससे पहले कोई बोला अप टू 30 का कोई डाउट है क्या? नहीं है? अप टू 30, नो डाउट, डायरेक्टली 34। Yes, sir. ठीक है। किसने चैट में भी लिखा 36 भी डाउट है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन में 34 यार। को मुझे इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस समझा सकता है क्या होना चाहिए? अब बेसिकली क्या चाहिए, टाइम निकालना है। तो अगर आपको इस जो रिंग है, रिंग में अगर आपको टेंशन पता लग जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Velocity. तो अंडर रूट टी बाई म्यू करके आपको वेलोसिटी मिल तो अगर मेन Yes, पर्पस sir. क्या है, देखो हालांकि देखो इन्होंने assumption डाली है कि मान लो इस पे ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, कैपिटल Q, राइट। और सेंटर पे चार्ज रखा है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, देखो ये स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने एक कंट्रोवर्सी को हटा दिया पहले से ही कि कैपिटल Q। एक बात बताओ, ये चार्ज रखे होंगे, चार्ज की वजह से एक म्यूचुअल रिपल्शन नहीं हो रही रिंग में? यस तो रिंग ऑलरेडी क्या होगी, अंडर टेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? Yes. होगी सर। तो उन्होंने बोला, और जब यहाँ पर सेंटर पे एक चार्ज रखोगे तो टेंशन और बढ़ेगी ऑब्वियसली, Yes, sir. है ना। तो इसको रख के आप इंक्रीमेंट इन टेंशन निकाल सकते हो, ना कि टेंशन। तो उन्होंने बोला कि पहले एज्यूम कर लो कि पहले टेंशन है ही नहीं, तो इसके रखने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा जो भी टेंशन क्रिएट होगी दैट विल बी द ओनली टेंशन इन द रिंग, है ना। Yes. क्योंकि पहले तो मान ली कि टेंशन है ही नहीं यार। तो करना क्या है, एक बात बताओ, कोई छोटे से सेगमेंट को अपन वही इक्विलिब्रियम स्टडी कर लो यार, कि आपने ये सेगमेंट लिया, उसको मैं जूम करके देख रहा हूँ, ये है और टोटल एंगल डी थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाय 2, एंगल भी कितना हो जाएगा, बाय 2। यहाँ चार्ज रखा क्यू। एक बात बताइए, इस वाले पार्ट पे कितना चार्ज आएगा, 2 पे एंगल पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q. आपके दो ऑप्शन है, तो आप करो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालो, फिर इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्टली बोलो क्यू बाय 2 पाई इंटू एक खुद ही कितना एंगल है। अच्छा आप इसको ना ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको दिख जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, है ना। अब ये वाला जो चार्ज है वो चार्ज को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, और टेंशन लग रही होगी यहाँ पर। देखो ये डी थीटा बाय 2 है, तो ये भी डी थीटा बाय 2, ये 90 माइनस हो गया, ये वापस अगेन वो बन गया। आगे कर लोगे क्या? Yes, sir. सर आपने इसमें एक ना 11th में इस टाइप का क्वेश्चन प्रोजेक्शन वाला मेथड बताया था, एक बार वो बता सकते हो वापस? वो सरफेस टेंशन के लिए था, ओके सर। है ना। अब देखो, ओके सर। अब ये क्या है, ये क्या आएगा आपके पास, राइट। देखो यहाँ से बताता हूँ, देखो ये आया क्या, टी टू साइन ऑफ, ये लगा नीचे की तरफ, इंटू 2 शुड बी इक्वल्स टू के, ये वाला क्यू, फिर ये वाला क्यू, के क्यू बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, चलेगा। यस सर। अब देखो ये 2 और डी थीटा बाय 2 कट गया क्या, मतलब इसका 2 कट गया इससे, कैसे, एंगल बहुत छोटा, तो ये डी थीटा बाय 2 बन गया, 2 से 2 कटा, डी थीटा कटा, यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ गई सिंपली। यस सर। जैसे टी की वैल्यू अब वहां से वेव स्पीड आ गई, वेव स्पीड से आपको टाइम आ गया।
Then question number 36. ठीक है. Then question number 36 है किसी का डाउट? वैसे किसी ने लिखा हुआ है? सर मेरा है. ठीक है. About for a given length, which shape has the maximum area? आपने AOD पढ़ा होगा ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. अच्छा, फॉर ए गिवन वॉल्यूम किसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है? फॉर ए गिवन वॉल्यूम अगर आपको मैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ पानी दे दूं सपोज, स्फीयर का. एयर का वॉल्यूम स्फीयर का. उसको अलग शेप में डालूं तो स्फीयर विल बी हैविंग मैक्सिमम सरफेस एरिया. सिमिलरली फॉर ए गिवन पेरीमीटर, आपको एक लेंथ है, उस लेंथ से आपको एक क्लोज्ड शेप बनानी है लेंथ से. दैट शेप कैन बी ट्रायंगुलर, दैट शेप कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी आर्बिट्रेरी. किसी भी एक गिवन पेरीमीटर का लोगे तो कौन सी शेप है जो मैक्सिमम अपना एरिया कवर करेगा? सर्कल. क्या क्वेश्चन एओडी में? फॉर ए गिवन लेंथ सर्कल हैज मैक्सिमम एरिया. तो अब क्या करो, लेंथ बराबर है तो 2 पाई शुड बी इक्वल्स टू 4a. यहाँ से r आ गया. यस. मैक्सिमम क्या होता है? i इंटू एरिया. एरिया. मैक्सिमाइज करना था इसलिए मैंने सर्कल चूज किया, और एरिया तब क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर. तो ये वाला पॉइंट लिख लो, जैसे आपने सरफेस टेंशन के भी लिखा होगा. फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, दैट इज व्हाई क्या होता है, पोटेंशियल जो भी ड्रॉप्स होती है वो आपका, जो ड्रॉप्स होती है वो हमेशा स्फेरिकल शेप में होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन चाहती है क्या हो कि मिनिमम एरिया हो. ऐसे आप कोई भी पेरीमीटर ले लो, फॉर ए गिवन पेरीमीटर ये ले लिया आपने, तो दिस विल बी हैविंग मैक्सिमम एरिया. आगे इसके बाद अप टू 40. बताओ. सर 49 है मेरा. 49. इससे पहले कोई डाउट नहीं? अप टू 40 तक, टू 40 45 तक. अप टू 40 नो डाउट. अप टू 45. अब लोग जनरली ईमानदारी से सॉल्व करके आए हो ना यार? यस सर. ठीक. If the rod rotates about an axis passing through center and parallel to its length, पैरेलल टू इट्स लेंथ का मतलब क्या हुआ? सर इसमें तो कोई एक्सिस ही नहीं बन सकता. है ना? I0. ओ सर यही गलती कर दी मैंने, ये नहीं पढ़ा था पैरेलल वाला. इसके है ना? ओके सर, अब तो कर लूंगा. वो मैं दूसरा ही कंसीडर कर लिया था, वो बीच में से परपेंडिकुलर. अच्छा, इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो ना. एक बात होता है, अगर थिन रॉड है ना, थिन रॉड मतलब एक लाइन ही है. यस सर. लाइन का अपने एक्सिस के अबाउट तो क्या रोटेशन होगा लेंथ के अलोंग यार, है ना?
यस सर। तो चार्ज तो घूम ही नहीं रहे होंगे। हाँ, अगर ये लेते तो बोलते आपके जो चार्ज है चार्ज। मैं यही कंसीडर कर लिया सर। हम्म सर मेरी ना ऐसी गलतियां काफी हो रही है, जैसे 26 क्वेश्चन में वो मैं डायरेक्शन ही उल्टी ले ली फोर्स की। जल्दबाजी देख देख याद आ रहा है। मेरे हाँ, 4 क्वेश्चन गलत हो गए सर ऐसे फिजिक्स में ना, फालतू के। मैं देखो ये सब का कारण क्या होता है, मतलब या तो आपने एक सेगमेंट में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया होता है, इसकी वजह से थोड़े अगले सेगमेंट के लिए ना आपके पास टाइम कम बचता है। टाइम कम बचता है तो जल्दबाजी, देखो इसका सिंपल कारण है जल्दबाजी, उसका और कोई कारण है ही नहीं। और देखो इसको तुम अपने खुद के क्या कहते हैं, संयम के साथ है ना, अपने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ ही तुम अपने टेम्परामेंट को तुम खुद ही बिल्ड कर सकते हो। इसका कोई और तरीका है ही नहीं दोस्त, है ना। कि मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है, तुम जितने पेपर दे दो घर पे अकेले खुद बैठ के, तुम कितनी भी प्रैक्टिस घर पे कर लो अलग से, कि मैं इन 20 क्वेश्चन को या 25 क्वेश्चन को मैं टारगेट रखता हूँ कि 1 घंटे में कंप्लीट करूंगा, कितना भी कर लो। जब भी एग्जाम देने जाओगे वो वाली फील डिफरेंट होगी, जो कि तुमने घर पे बैठ के 1 घंटे में तुमने प्रैक्टिस किया, सेशंस बनाए होंगे। अब अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप घर पे बैठ के जब प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसा नहीं प्रैक्टिस करते हो कि आपने 3 घंटे का एक स्लॉट बनाया जिसमें 1 घंटे केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन कर रहे हो, 1 घंटे में प फिजिक्स के कर रहे हो। नहीं होता ना, तो आप जब फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स ही कर रहे होते हो, जब केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री ही कर रहे होते हो। तो अब होता क्या है कि जब तुम पेपर देने आते हो तो कहीं न कहीं पेपर का नेचर आगे-पीछे होता है, कभी केमिस्ट्री डिफिकल्ट, कभी मैथ डिफिकल्ट, कभी फिजिक्स डिफिकल्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसी और सेगमेंट पे उसका फ़र्क पड़ता है और उसमें फिर आपको जल्दबाज़ी होती है, और जल्दबाज़ी होती है तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन को ना मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि शायद 30 सेकंड्स 30 सेकंड्स बहुत होते हैं। एक्स्ट्रा जितना टाइम आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उसमें आप 30 सेकंड्स और ऐड कर लो। जब आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप चाहो तो उसको एक बार फिर से पढ़ लो, अगर आपको लगता है कि यार मुझे वापस पढ़ना चाहिए, वापस एक बार रीड कर लो। क्योंकि यार पूरा हफ्ता मेहनत कर रहे हो आप, पूरी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो और फाइनली जाके उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, वो भी तब जब वो चीज़ आती होती है। तो वो बहुत ज़्यादा है ना मोरल डाउन करती है कि यार आता था, जैसे तुमने 4 क्वेश्चन गलत किए, यस सर। है ना? तो अब देखो यार 4 क्वेश्चन गलत तो तुम्हारे 20 नंबर तो ऐसे ही कट गए। यस सर, मेरा स्कोर इस बार ही ठीक ही रह गया। और 20, अगर तुम सोचो एक्चुअल एग्ज़ाम में अगर तुमने 20 नंबर से एक्स्ट्रा आए होते, तो कितनी हज़ारों रैंक्स का फ़र्क पड़ता है, हज़ारों रैंक का। यस। तो इन सब के लिए क्या है, तुम्हें खुद को टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, और वो कैसे कि यार कि अगर तुम कोई भी सेगमेंट खत्म करके जब नए सेगमेंट पे आते हो, तो पिछले वाले का बैगेज मत लेके कैरी करो, है ना? उसको भूल जाओ कि वो दे दिया। अब इस नए वाले सब्जेक्ट पे जो भी आप मैथ कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, उस पे पूरा अपना कंसंट्रेशन लगाओ। पिछला भूल जाओ, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कोई नहीं। देखो अच्छा होता है कोई पेन नहीं होता, क्योंकि अच्छा हुआ तो फिर तो कॉन्फिडेंस में रहते हो, जब बुरा हुआ होता है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसको दिमाग से हटाना, वही तो बार-बार पेपर के प्रैक्टिस करने का पर्पज़ क्या है? ऐसा थोड़ी है कि तुम लोगों को क्वेश्चन्स आते नहीं होंगे यार। तुम्हें मैं जितना भी टफ पेपर डाल के दे दूँ, पक्का बता रहा हूँ कि तुम अगर टाइम दिया है, तुम आराम से जितना मर्ज़ी टफ 60 से 65% पेपर हो, तुम किसी भी केस में बना लोगे। और ठीक-ठाक से पेपर आ गया, तभी तुम आराम से 70-80% पेपर बना लोगे। 70-80% पेपर में तो यार समझ रहे हो, टॉप 100 टॉप 200 रैंक्स आ जाएँगी। प्रॉब्लम क्या होता है? वही टेम्परामेंट का, और इसलिए तुम्हारी प्रैक्टिस कराई जाती है कि यार तुम इन सब चीज़ों को सीखो कि पेपर में गड़बड़ हो रही है, पहले 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, पहले 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो कैसे उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। मतलब भूलते रहो, नहीं हो रहा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बहुत और बिलीव करो इस चीज़ पे कि यार कोई पेपर इतना टफ नहीं होता है कि आपसे 25 में से आपसे 5 क्वेश्चन ही होंगे। 25 में से पक्के से 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस बिखरे हुए हैं। सिंपली बिखरे हुए क्वेश्चन्स हैं। और मैं जे एडवांस की बात करूँ, 18 में से कम मान लो 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, कि 10 से 11 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के चले जाओगे, उनको समझ जाओगे, उनकी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तब भी वो क्वेश्चन बड़े ही प्यार से स्मूथली निकल जाएँगे। 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े-से ट्रिकी होते हैं, उसमें भी क्या है 3 से 4 क्वेश्चन तो जो इमीडिएटली आपको पता था हो जाएँगे वो भी, पर थोड़े-से लेंथी कैलकुलेशन है। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो शायद स्ट्राइक ना करे, या फिर हो सकता है वो भी स्ट्राइक कर जाए, डिपेंडिंग कि उस दिन आपका दिन कैसा है। तो पेपर कभी टफ नहीं होता यार, अगर पहले 2-3 क्वेश्चन नहीं भी हुए, तो खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। ये खुद को बार-बार खुद से बात करते रहो, खुद को बोलते रहो कि कोई नहीं यार, 2-3 क्वेश्चन हो सकता है ना भी हो, कोई बात नहीं, पहले 2-3 क्वेश्चन ना भी हो, लेकिन पूरा पेपर में पक्के से आपने अभी तक जितने भी पेपर दिए होंगे यार 11 से लेके अब तक, आपको कोई पेपर जितना भी टफ लगा होगा, आपको कोई पेपर ऐसा नहीं लगा होगा जिसमें आप बोल सको कि सर हमसे तो सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन के अलावा हमसे क्वेश्चन ही नहीं हुए। आप किसी भी ईयर का आईआईटी प्रीवियस ईयर्स भी उठा के कर लोगे ना,
अब आप चाहे 2008 का उठा लो, 2009 का उठा लो, क्योंकि देखो हम लोग तो 10 या 11 से आपका स्टार्ट करेंगे, मे बी 12 से स्टार्ट करेंगे। तो आप 8 या 9 का कोई भी पेपर उठाओ एक दिन बैठ के, और सिर्फ एक दिन बस 3 घंटे के स्लॉट में करो पेपर, और ईमानदारी से करके देखो। कोई भी पेपर 1, पेपर 2 कुछ भी उठा लो यार, 8 का, 9 का, 10 का, है ना? और करो उसको पेपर को। एक बार खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि चलो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, एक देख के देखता हूँ कि जब टीचर्स बोलते हैं कि यार पेपर ऐसा टफ नहीं आता है, तो क्या सच में नहीं आता है? अच्छा, और आप जब लोग प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन लगाते हो, आपको लगता है वो टफ होते हैं मोस्टली क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर, हो जाते। है ना? ऑलराइट। तो इसलिए एक उठा के देखो, पेपर को सॉल्व करो, और उसके बाद तुम लोगों को रियलाइज होगा कि यार चाहे पेपर जितना भी टफ लगाओ, कम से कम 18 में से 12, 11-12 क्वेश्चन तो बड़े प्यार से, और 11-12 क्वेश्चन करने का मतलब है कि यार बहुत ज्यादा 66% पेपर कर दिया, बहुत खतरू रैंक आने वाली है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस में लाओ कि भैया क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पेपर हमेशा 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब 60-65% पेपर ऐसा होगा जो हमेशा बड़े प्यार से, मैं स्ट्रगल के साथ नहीं बोल रहा हूँ, बड़े प्यार से स्टैंडर्ड तरीके से करने वाला होगा। बस बिखरे हुए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है। इसलिए बार बार खुद से बोलते रहो, नहीं होगा कभी ऐसा पेपर आ ही नहीं सकता जिसमें कोई क्वेश्चन बनने में। देन 20th एडवांस का पेपर। बताइए। पहले 5 क्वेश्चन में डाउट है क्या? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अप टू 10 कोई डाउट? अप टू 10 कोई डाउट नहीं है?
ये ट्राई नहीं किया ये वाला पेपर, तो एम्पल टाइम हो गया, ट्राई कर लिया होगा पेपर तो। गाइस यार कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ट्राई नहीं किया ना ये पेपर? सर मैंने नहीं किया। सर मैंने भी नहीं किया, मैंने भी मंडे को आया था ये, उसके बाद फिर बिजी हो गया। संडे वाले दिन जो मेंस का आ गया था तो वो कर लिया था, ये वाला रह गया। अच्छा मतलब तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, क्या कभी ट्राई कर लो बैठ के। अच्छा अगला सेक्शन क्या है? ईएमआई, ईएमआई एंड यस ओनली एमआईएनडीसी, ओनली एमआईएनडीसी है ना? यस EM waves भी है सर। EM waves. ईएमएस भी है। ओके ओके, तो ईएमएस में एक सेकंड, किसी ने कुछ लिखा है। प्रगुण गुप्ता, तुम किस पेपर की बात कर रहे थे? इसी पेपर की बात कर रहे हो, एडवांस की? अच्छा एट्थ, फर्स्ट, एट्थ एंड नाइन्थ। और किसने लिखा कि एट्थ का बी होना चाहिए? ठीक है, और देखते हैं, एक बार डिस्कशन करते हैं। बाकी लोग एक बार एट्थ क्वेश्चन देखना, एट्थ का बी सर होना, मैंने भी बी मार्क किया हुआ है, मेरा भी गलत किया हुआ है। देखते हैं है ना। देखो फर्स्ट तो अपन कैसे करेंगे, फर्स्ट तो कुछ ऐसा करेंगे। सर 8 सही है आंसर दिया हुआ। सर हम म्यूट। एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा फर्स्ट तो आसान नहीं है यार, ऐसे करना है कि ये सिंपली एक ऐसे वायर मानो, वायर जनरेट टेंशन, राइट? ऐसे मान लो कि दो वायर हैं और दोनों वायर में आपको टेंशन बता, टेंशन कितनी होगी? सिंपली 100 न्यूटन। वायर में जो टेंशन है दैट इज 100 न्यूटन, राइट? अब बोला कि ये नोड बनना चाहिए, मान लो ये लेंथ है आपकी L1। एक बात बताओ, ये दो पॉइंट्स क्या बनेंगे पक्के से, जो आपको पता है, नोड या एंटी नोड? नोड ही बन सकते हैं, है ना? यस यस सर।
ये एंड टॉपिक क्या है? फिक्स्ड एंड्स है ना। बोला कि जो उनके बीच वाला पॉइंट है वो भी क्या बनना चाहिए? नोड बनना चाहिए, है ना। तो अब बताओ, क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं कि मान लो ऐसे दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल कि ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, हो सकता है इसमें 3 लूप बने, हो सकता है इसमें सिर्फ 2 ही लूप बन पाए, हो सकता है दोनों में किसी में 1 लूप बने, किसी में 2 लूप बने, कुछ भी हो सकता है। आपको नंबर ऑफ लूप्स पता है नहीं, लेकिन एक रफली एक एस्टिमेट बनाए कि कुछ ऐसे वो क्वेश्चन बना जाता है कि ये क्या बने, नोड बने। इसका मतलब क्या है, L1 लेंथ के बाद इसका नोड और L2 लेंथ के बाद इसका नोड, मतलब क्या है, एक तरह से मैं सोचूं कि यहाँ भी एक क्या है, दीवार है ना, यहाँ भी एक दीवार है। तो ग्रीन वाली वेव के लिए भी क्या है, ग्रीन वाली वेव के लिए क्या बोल सकते हो, एक वेव है जो दोनों एंड से क्या है, फिक्स्ड है, और जो येलो वाली वेव है उसके लिए भी दोनों एंड से ये क्या है, फिक्स्ड है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि वे अगर ये भी नोड है, ये भी नोड है, इसका मतलब क्या, मैं मान सकता हूँ कि जो ग्रीन वाली वेव है ये क्या है, इसके बाद 2 फिक्स्ड एंड के बीच में है, और ये भी येलो वाला भी क्या है, 2 फिक्स्ड एंड के बीच में है। तो फिक्स्ड एंड के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, NV/2L, 2 NV/2L, V1 L1 V2 L2, और पॉसिबल है इसमें नंबर ऑफ लूप्स अलग हो, इसमें नंबर ऑफ लूप्स अलग हो, है ना। तो N1 दे दिया और ये N2 दे दिया। अब खास बात क्या है, दोनों वायर के अंदर 2 अलग अलग मीडियम है, वायर 1 अलग मीडियम, वायर 2 अलग मीडियम, लेकिन वेव जब ट्रेवल करेगी तो दोनों मीडियम में क्या चीज सेम होगी, स्पीड, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। दोनों फ्रीक्वेंसी को बराबर कर दिया, V1 V2 वैल्यू डाल दो। V1 V2 वैल्यू कैसे डालोगे, आप V1 क्या होता है, T/म्यू होता है, यस सर। और T तो दोनों में सेम है तो कट जाएगा, बस म्यू का फर्क पड़ेगा, मास डेंसिटी गिवन है इनकी। तो मेरे ख्याल से ये सब इसको सॉल्व करके आपके पास N1 N2 में एक रिलेशन आ जाएगा, कर लोगे? बताऊं क्या यार, मान लो कुछ ऐसा आ गया, सपोज 3v1 इक्वल्स टू, मान लो ऐसे सॉल्व करके 5v2 आ गया, इसका मतलब क्या है, N1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 3, और N2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, भाई ऐसा आ गया, सॉरी ये आ गया आपके पास 3n1 5n2, तो सॉरी N1 के लिए क्या डाल दोगे, N1 शुड बी 1 1 या 5 5, और N2 शुड बी 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दोस्तों। भाई V1 पता अपने को √T/μ है, L1 L2 पता है, V1 V2 पता है, मतलब V1 V2 में क्या चाहिए आपको, मास डेंसिटी चाहिए, वो सब पता है। तो N1 N2 का एक रिलेशन क्रिएट हो गया। अब N1 N2 का एक रिलेशन क्रिएट हो गया, तो अब देखो यार, था ना कि N1 की मिनिमम कितनी वैल्यू डालोगे, N1 की वैल्यू 5 डाल दो और N2 की वैल्यू 3 डाल दो तो बराबर हो जाएंगे। तो समझ आया कि N1 वाला जो पहली वाली स्ट्रिंग है उसमें 5 लूप बनेंगे, और जो दूसरे वाला उसमें 3 लूप बनेंगे, क्योंकि यार देखो N1 N2 ही क्या बताते हैं आपको, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बताते थे। N क्या है, N रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक यस सर। as well as number of loops. यस सर। Okay. सर मुझे 7th में है। क्वेश्चन नंबर 7, यस सर, CD कैसा आएगा? CD कैसे आया, सॉलिड स्फीयर है, एक बात, एक सॉलिड स्फीयर है, इसको अपन इलेक्ट्रो की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या, अगर कोई पेन ना हो तो, कर लो सर। है ना। मान लो ये है, आपने एक कैविटी यहाँ क्रिएट की, एक कैविटी यहाँ क्रिएट की, मतलब क्या, एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, उसमें हमने क्या डाल दिया, नेगेटिव चार्ज। डाल दिया, है ना। अच्छा ओके, ऑलराइट।
The gravitational potential is same at all the points on the circle y, ये x है, ये y है और ये सॉरी ये z है। z मतलब बाहर वाला हो गया बेसिकली आपके पास। अब एक बार बताओ, इसको मैं कैसे मान सकता हूँ ये पूरा पूरा कंप्लीट है ना, ये पूरा पूरा कंप्लीट है और बीच में हमने क्या डाला हुआ है, इतने से पार्ट का नेगेटिव चार्ज, ये पूरा पूरा नेगेटिव माना तो इतने से पार्ट का पॉजिटिव चार्ज, यही है Yes, sir. राइट। तो आपको बस ये मानना है कि आपको ये बताना कि कहाँ मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो दोनों ये जो आपने कैविटीज बनाई है उनके अबाउट वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इन दोनों जो कैविटी है उनके अबाउट वो पॉइंट सिमेट्रिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है, समझ आ गया। वो मैं सर्कल का प्लेन ही गलत ले लिया था, वो तो YZ प्लेन में होगा। यस सर, मैं पता नहीं XY प्लेन में समझने लगी थी, उस टाइम दिमाग में नहीं आया। ऑलराइट, ठीक है, मतलब आप लॉजिक समझ गए हो कि बेसिकली है ना इन दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होना। तो आप सोचो ना, अगर आप वाई जेड प्लेन में घूमोगे तो एक सर्कल बना दोगे, सर्कल पे कहीं भी बैठ जाओ, वो दोनों कैविटी से क्या होगा, अज्यूमिंग कि वो जो वाई जेड प्लेन में सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ओ ही है। यस सर, सेंटर वो होना चाहिए। सेंटर अगर ओ लेके अगर आप वाई जेड प्लेन में कोई भी एक सर्कल में घूमोगे तो वो दोनों इससे क्या रहेगा, कांस्टेंट दूरी पर रहेगा ए और बी से, दोनों कैविटी से। चलिए, है ना। और इसमें भी क्या करो, अगर आप स्फीयर है ना, स्फीयर की सरफेस पे कहीं भी बैठ जाओ, अगर आप एक वाईजेड प्लेन ले लो जो कि स्फीयर की सरफेस, स्फीयर का क्या है, सरकमफेरेंस है, तब भी बात बन जाएगी। तो ऐसे बहुत बन जाएंगे आपके पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, बहुत आसान बताता हूँ। स्फीयर की सरफेस पे बैठ जाओ और स्फीयर की सरफेस पे आप क्या करो, ऐसे घूमो कुछ, तो आप ऐसे घूमो, ये वाले सरकमफेरेंस पे घूमो, ये इनटू द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। आपको पता है इस स्फीयर की वजह से इस पूरे सरफेस पर आ जाएगा, पोटेंशियल क्या है, सेम, और दोनों कैविटी से भी क्या है, इक्वल दूरी पर हो। तो इस पॉइंट में कहीं भी बैठ के देखो, आपको लगेगा कि आप हमेशा एक ही पॉइंट पे बैठे हुए हो, सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं। Alright? यस सर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात हुई। 8 में किसी का आपको बी आ रहा था, चार्ज किया और फिर बैटरी आपने कर दी डिस्कनेक्ट। बी तो गलत है ना यार, यस सर। एक्सप्रेशन ये थोड़ी होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एल नॉट ऊपर आना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी और फिर इसके साथ के लगता है, माना एक्सप्रेशन ही गलत है। एप्सिलॉन नॉट ऊपर आना चाहिए था, ना कि नीचे। यस सर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था क्या, 9 था। ऐसा कुछ है दोस्तों कि शायद मान लेते हैं ऐसा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, जो होरिजेंटल डायमेंशन है वो 2x से क्या हो गई, ये सेगमेंट है वो 2x से x हो गया, ठीक है। और ये डायमेंशन थी ये y से, सॉरी ये, सॉरी हॉरिजॉन्टल तो आपकी सेम रही,
जैसे ये बनाई वैसे नहीं बनाई, लेकिन अब ये जितना ये था उसका ट्वाइस ऑफ लेंथ ये हो गया। कुछ ऐसा। थोड़ा छोटा बना दे, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इंटीग्रेशन है यार, और कुछ नहीं इसमें। ये ऐसे हो गया है ना। डायग्राम समझ में आया क्या आपको? है ना। जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट था ये वाला, ये 2x से x हो गया, और ये जो y था ये y से 2y हो गया। फिर आपने इन दोनों एंड्स के क्रॉस, मतलब इनके क्रॉस यहाँ और यहाँ आपने ऑब्वियसली बैटरी कनेक्ट कर दी होगी। चलो भाई, इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है। वो किसी भी सेगमेंट का यहाँ पर क्या निकालना होगा? ये बात बताओ, आप दोनों फंक्शन लिख सकते हो x और y का? आप कहाँ से आ गए? 2x से आप x चले गए। और इसकी लेंथ क्या है? l है। जब l मूव किया तो इतना हो गया। ऐसे आप y से 2y चले गए। समझ आ रहा है क्या क्या कर रहा हूं मैं? जब l लेंथ के लॉन्ग मूव किए तो ये हो गया। तो आप क्या इसकी क्वेश्चन लिख सकते हो? मान लो ये बोल देता हूँ, इसको क्या बोलूं? क्या नाम दे इसको? विड्थ बोल दें, और इसको एक और हम हाइट बोल देते हैं। तो विड्थ लिख सकते हो, हाइट लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? ये क्या आएगी? इंटरसेप्ट इसका क्या है? 2x है, राइट। ये आपको अलोंग l लेना पड़ेगा। ये देखो, ये l है, ये l है, और ये जो आपकी जो एक्सिस आप बना रहे हो, जो इसकी आपकी एक्सिस है, उस एक्सिस को क्या नाम दे दो? आप कोई भी z नाम दे दो। तो एज फंक्शन ऑफ z लिख देते हैं। एज ए फंक्शन ऑफ z, z की एक्सिस। अब इसका स्लोप क्या हुआ? ये हुआ। इसका क्या लिखोगे? स्लोप क्या है? y बाय l तो भाई ये है। अब बताओ, किसी भी सेगमेंट का जो एरिया होगा वो ये होगा क्या? यस और नो? तो w इंटू एच करूंगा, वहां से आपके पास एरिया आएगा। तो इसको आपको एरिया मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ z। ठीक है। ओके, ये देखो अब डी ए बाई अब एक बात, स्टार्टिंग इनिशियल जो ये एरिया है, पहला वाला एरिया और आखिरी वाला एरिया, ये सेम है क्या? पहले क्या था? 2x इंटू वाई था, अब क्या है? x इंटू 2y है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एरिया क्या था? पहला और बाद में सेम है, तो पॉसिबल है कि एरिया क्या हो? पहले डिक्रीज हो रहा हो फिर इंक्रीज हो रहा हो, या पहले इंक्रीज हो रहा हो फिर डिक्रीज हो रहा हो। कोई भी पॉसिबिलिटी है ना। बट तो या तो आपका मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, राइट। तो शायद थोड़ा सा लेंदी है, डी ए बाई डी जेड किया, इसको 0 किया। अब देखो, सी वाला ऑप्शन निकालना चाहना, देखो या तो ग्राफ ऐसा होगा
ये ग्राफ ऐसा होगा कि जब मैं इसको डिफरेंट इन दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे z स्क्वायर की एक टर्म दिखाई दे रही है, तो मतलब ये एक पैराबोला बनेगा। w और h का जो मल्टीप्लिकेशन है, जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो z स्क्वायर की एक टर्म आएगी, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा का एक फॉर्म आएगा, पैराबोला बनेगा। और ऑब्वियसली पैराबोला का जो सिमेट्री से देखोगे तो उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम मिनिमा है। तो अगर आपको पता अगर एरिया मैक्सिमम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, है ना। यस सर। हाँ, तो और ऐसी इसको क्या करोगे, रजिस्टर निकालोगे, रो एल क्या है, dz मूव के बाय एरिया, और इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फाइनली आपके पास रेजिस्टेंस आएगा। जो लेंदी है बट मतलब किया जा सकता है। सर हाँ जी, हमें एक ऑप्शन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है और उसमें एल ही नहीं लिखा, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम एंड और मिडिल की एरिया देख लेंगे किसकी एरिया ज्यादा है, फिर उस हिसाब से बाकी आंसर कर देंगे। कौन सा एरिया देख के, सर मतलब आप कह रहे थे ना कि मतलब इस क्वेश्चन की सेंस तो तभी बनती है जब मिडिल का या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। तो फिर हमने मिडिल का एरिया कंपेयर कर लिया एंड्स के साथ और बाकी ऑप्शंस को आंसर कर दिया, इस सही, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परफेक्ट है, सही है। आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन में एल की जेड की वैल्यू क्या डाल दो, l/2 डाल दो, है ना। जो मैंने w निकाला हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ z और h निकाला हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ z, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस हिसाब से फ्रेम भी क्या आ गया है कि देख के आपको लगे कि लेंथ ही जा सकता है। इनफैक्ट जो मुझे भी फील हुआ, मुझे लगा कि क्योंकि मैंने ए ऑप्शन में नोटिस नहीं किया कि ऑप्शन में आपको एल नहीं दिया हुआ है, अगर एल दिया तो डेफिनेटली फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाता। तो ए प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर आपको फंसाने का ट्रैप है कि आपने जल्दबाजी में देखा नहीं, आपको लगा कुछ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ए को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ठीक है। अगर एल दिया भी होता हम्म, तो जैसे कि अभी मैंने कैलकुलेशन करी तो सेंटर वाला जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। यस सर, वो 9/4। और उसमें एक तरीके से ये है कि उन्होंने यूनिफॉर्मली मान लिया होता कि सेंटर वाला एरिया यूनिफॉर्मली है, पर हमें ये पता है कि बाकी एरिया तो कंपैरिजन में कम है, तो वो कभी आंसर हो ही ना पाता। हाँ मतलब सुनना, उन्होंने ये डेटा कुछ और दिया होता, चलो आपने ये कंपेयर कर लिया, मतलब कुछ ऐसा डेटा दिया होता कि जो मे भी शायद कैलकुलेट करना पड़ जाता, या फिर इंट्यूशन है ना। क्योंकि होता है कि जब आप एक्चुअल में एग्जाम लिखने जाते हो तो शायद फिर आप उस टाइम इतना रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो कि सही है या गलत है, फिर आप चाहते कि यार मैं कंफर्म करके मैं इसको पूरा सॉल्व ही कर लूँ, ये होता है। पर ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ठीक है इस तरह से होना चाहिए, और बात सही कह रहे हो। और ये लॉजिक देखो, इन्होंने एक अच्छा लॉजिक दिया है। पहले तो पहले मैं ये बताता हूँ यार, ये जेड की वैल्यू l/2 डालो, यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करके एरिया देख लो, अगर वो एरिया क्या है इन दोनों एरिया से ज्यादा है तो मतलब ये पॉइंट क्या है, मेरा मैक्सिमा है, मैक्सिमा तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। ये आंसर में है क्या वैसे, सी ऑप्शन, यस सर। तो मतलब वो मैक्सिमम आ रहा होगा, है ना। अब देखो, अब ये क्या कर रहे हैं कि ये है, चलो सेगमेंट दे दिया, राइट। तो अब मुझे पता है कि एरिया मेरा बढ़ रहा है और एरिया मेरा कम हो रहा है एक्चुअल में तो आप कुछ इसको ऐसे मान सकते हो, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे पाइप इधर ट्रीट कर लो, है ना। फॉर द मतलब सिंपलिसिटी ऐसे ट्रीट कर लेते हैं कि बीच वाला एरिया मैक्सिमम, बाकी एरिया, ये एरिया और ये एरिया बराबर है ना। और मुझे पता है रो l/a है, ये होता है। तो अगर मान लो ये एरिया यूनिफॉर्म होता, इसका जो रेजिस्टेंस आता और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा, या फिर इस वाले का, ये वाला जो गिवन है, मान लो इस वाले रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूँ, इस वाले रेजिस्टेंस जो आपने बनाया है ये R1 है, और जो हाइपोथेटिकल होता है ये वाला, इसका मान लो R2 है। तो आप डायरेक्टली R1 R2 कंपेयर कर सकते हो क्या, किसका ज्यादा होगा। R1 ग्रेटर देन R2। ओबेली R1 का एरिया क्या है, कम तो ये है। सेगमेंट बराबर है ना, बाकी सारे सेगमेंट का एरिया कम है। यस R1 सर। ग्रेटर देन R2। R2।
तो मान लो मैं क्या करूंगा, अब मैं चालाकी से क्या करूंगा, सिर्फ R2 कैलकुलेट कर लूंगा। R2 कैलकुलेट कर लिया। अब जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर वो रेजिस्टेंस इस R2 से कम है तो आपको क्या ये ऑप्शन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना यार। हाँ, बट अगर R1 को R2 से ज्यादा दिया होता तो तब आपको इसको न्यूमेरिकली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, राइट? इसके बाद तो दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने पेपर अटेम्प्ट करके रखो, कल इस पेपर का डिस्कशन मेरे ख्याल से बहुत फास्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आप अटेम्प्ट करके रखोगे, है ना? तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कल EMIC का क्या डिस्कशन रखें? देखो EMIC तो आप लोगों की उसकी एप्लीकेशन तो खुद पढ़ोगे यार, है ना? इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना वो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो कल पढ़ना पेपर डिस्कशन प्लस को पढ़ना पसंद करोगे या फिर EMI का कुछ डिस्कशन पसंद करोगे? सर पढ़ा देना सब पढ़ा दो सर। कल Yeah. अपन एक तुम लोग पेपर करोगे, एक हम EMIs का वो जो डिस्प्लेसमेंट करना है वो कल उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट करंट का थ्योरी पढ़ेंगे, ऑलराइट। और फिर उसके अगले दिन आपको मतलब आज का टाइम भी मिल जाएगा, कल का टाइम भी मिल जाएगा अच्छे से, है ना? तो फिर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर लें शीट की। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 के बहाने हमारे कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाएंगे। हमने इसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया हुआ ना वैसे? यस यस सर। वैसे मोर देन वन ऑप्शन वाले नहीं किए होंगे शायद, वो या वो भी किए थे? सर इसके नहीं किए शायद। तो ठीक है, जो अपना क्वेश्चन बैंक है रखो, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे मोर देन वन ऑप्शन वाले। ठीक। सर आपके पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की नहीं कोई शीट जो एडवांस और मेंस में आ रहे हैं आजकल? यार ऐसे न्यूमेरिकल टाइप की शीट तो मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन से होंगे यार, अलग से न्यूमेरिकल टाइप कुछ होते नहीं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो होते हैं। उनको बस उन्होंने क्या किया फाइनली, जैसे आप यहाँ भी देखो तो बस कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मली एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लास्ट में जो आंसर आ रहा होता है उस आंसर को क्या बस कुछ तरह से बना के बस लिख देते हैं। तो उसके लिए तो बस सिर्फ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की प्रैक्टिस है। तो जैसे आप एक्सरसाइज 1 करोगे, एक्सरसाइज 3 करोगे, वो एक तरह से न्यूमेरिकल टाइप का ही तो है सॉल्विंग, पर डेटा की वैल्यू पुट करनी होती है। ओके जब सर। देख लूंगा अगर इनकेस कहीं कोई पुराना कुछ मिलता है तो फिर मैं बताता हूँ, है ना, शेयर करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।